नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अफगानिस्तान मामले में बीजेपी को क्यों याद आ रहा है सीएए, नीतीश कुमार की रणनीति में कैसे फंसी बीजेपी, जानेंगे नीतीश का क्यों हो सकता है चिराग जैसा हाल, अयोध्या के सहारे यूपी में कैसे निशाना साध रही है बीजेपी। बात करेंगे मुस्लिमों को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस के बयान की, हर मामले में गिरफ्तारी की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल की, और बुलेटिन के आखिर में बात चीन को लेकर भारत की बड़ी रणनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। कई राज्यों ने महिलाओं के लिए बस यात्रा की फ्री। कर्नाटक सरकार में कलह के संकेत, सीएम बसवराज बॉम्बई की बेल्लारी यात्रा से पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने बनाई दूरी। इस्तीफा देने पर अड़े आनंद सिंह, सरकार में चाहते हैं महत्वपूर्ण मंत्रालय। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने की बड़ी घोषणा, कल्याण सिंह के भाषणों का संकलन जारी करेगी यूपी विधानसभा। उत्तर प्रदेश के लिए कल्याण सिंह ने निभाई अहम भूमिका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को हिंदू शब्द पर एकाधिकार की अनुमति नहीं। भाजपा ने हिंदू धर्म को इसके मूल तत्वों से दूर कर इसे हिंदुत्व तक किया सीमित। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। लगभग 2 साल पहले मोदी सरकार नागरिकता कानून संसद में लाई थी। बहुमत से मोदी सरकार ने इसे संसद से पास भी करा लिया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी। इस कानून का देश भर में विरोध हुआ, लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिली। मोदी सरकार इस मामले में घिरी हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान मामले को लेकर अब बीजेपी इसे भुनाने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी खुलकर सीएए की बात कर रहे हैं। आपदा में अवसर की तलाश सभी राजनीतिक दलों को होती है। अफगानिस्तान मुश्किल में है और भारत में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को ये एक अवसर दिखाई दे रहा है। विपक्ष अफगानिस्तान मामले में मोदी सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहा है तो सरकार इसे दूसरे ही चश्मे से देख रही है। मोदी सरकार को तो अफगानिस्तान समस्या में अपना वोट बैंक भी दिखाई देने लगा है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानी हिंदू और सिखों को भारत में शरण देगी, और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तो यहाँ तक दावा किया है कि मोदी सरकार के सीएए कानून का फायदा अब दिखाई देने लगा है, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट था। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया और लिखा, हमारे अस्थिर पड़ोस की ताज़ा घटना और जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, वो बताता है कि नागरिकता संशोधन कानून क्यों जरूरी है। तो नागरिकता कानून में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। अफगानिस्तान में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हर देश वहां से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटा है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अभी हर दिन 2 विमान काबुल से भारतीयों को लेकर लौटेंगे। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर आज भी 7 लोगों की जान जाने की खबर है। काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर तालिबान का कब्जा इस वक्त हो चुका है। बीजेपी को आखिरकार आपदा में अवसर मिल ही गया। हरदीप पुरी को अफगानिस्तान से ज्यादा चिंता सीएए की हो रही है। वैसे चिंता के लिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन वोट की चिंता राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा होती है। और इसी चिंता के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात करने की तैयारी में है। मामला है जातिगत जनगणना का। तो क्यों इस मुलाकात से पहले मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार इस वक्त 2 मुद्दों पर घिरी हुई है। पेगासस से लेकर जातिगत जनगणना का मसला मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। इन 2 मुद्दों को लेकर जहां विपक्ष मोर्चा खोले बैठा है, तो नीतीश ने भी नाक में दम कर दिया है। वो पिछले कई महीनों से पीएम मोदी से मिलने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से जेडीयू के तेवर तल्ख थे। लेकिन अब पीएम मोदी ने मिलने का समय दे दिया है। मगर ये बैठक अकेले नीतीश कुमार नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ 10 पार्टियों के नेता भी होंगे। दरअसल देश भर में जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर 10 दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव तो पहले ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम शामिल होंगे। वहीं जेडीयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई-एमएल से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल इमाम समेत 11 नेता शामिल होंगे।
इन नेताओं की सूची में सबसे खास नाम बीजेपी का है, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले तक बीजेपी इस जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन अब बिहार में वो जेडीयू के साथ आती नजर आ रही है। इसकी वजह सियासी बिसात है। दरअसल जेडीयू जातिगत जनगणना के जरिए यूपी से लेकर बिहार की जनता को साधने में जुटी है, जिससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए बीजेपी भी नीतीश के सुर में सुर मिलाकर अपना सियासी फायदा देख रही है। अब देखना होगा कि उसका यू टर्न क्या पार्टी को वोट दिलाता है या फिर नुकसान पहुंचाता है। नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे और बीजेपी का साथ भी होगा। बिहार बीजेपी को मजबूरी में नीतीश का साथ देना पड़ रहा है। नीतीश जहां पीएम मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर उनकी खुद की कुर्सी ही मुश्किल में दिख रही है। पार्टी में बगावत के संकेत मिल रहे हैं और निशाने पर है सीएम की कुर्सी। आरसीपी सिंह के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही जेडीयू में कुछ भी ठीक चलता नहीं दिख रहा है। आरसीपी सिंह के खिलाफ जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन और उपेंद्र कुशवाहा खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से पोस्टरबाजी भी चल रही है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की नजर आरसीपी सिंह के साथ साथ नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी पड़ गई है। उपेंद्र प्रदेश के सीएम बनने की कोशिश में दिख रहे हैं। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का सीएम बनाने की कोशिशें उनके समर्थकों ने शुरू कर दी हैं। दरअसल 26 अगस्त को बिहार यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। उसमें उपेंद्र कुशवाहा को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर में जिला स्तरीय जेडीयू नेताओं के साथ साथ पूर्व मंत्री की भी तस्वीर लगाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से इसे लेकर अब तक कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन पोस्टर सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की कुर्सी पर कब्जे की कोशिश में हैं। जिस तरह से एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हुई, उसी तरह की स्थिति जेडीयू में नीतीश कुमार को लेकर दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी नेताओं से अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे में यदि वो नीतीश की कुर्सी पर कब्जा जमाने में सफल हो जाते हैं तो आसानी से प्रदेश के सीएम बन सकते हैं और उपेंद्र के समर्थकों की ओर से इस तरह के इशारे भी दिए जा रहे हैं। इसे लेकर जेडीयू के अंदर घमासान मच गया है। अब नीतीश कैंप की ओर से भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जेडीयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुशवाहा अब इस पोस्टर को लेकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी को कमजोर करने के लिए ये सब किया गया है। इस पोस्टर से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है, न ही उनकी ऐसी मंशा है। अब जेडीयू की ओर से भले ही सफाई आ रही है, लेकिन ये साफ है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है। पोस्टर से साफ है कि नीतीश की कुर्सी उपेंद्र कुशवाहा की हो सकती है। वैसे ना तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसे खुलकर कोई बयान दिया और ना ही नीतीश कुमार ने, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। वैसे इस समय सियासत का केंद्र यूपी बना हुआ है, जहां 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और बीजेपी किसी भी तरह सत्ता अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए एक बार फिर याद आ गए हैं राम और उनकी नगरी अयोध्या। तो क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी को यूपी और दिल्ली में यदि सत्ता मिली तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अयोध्या का है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर जो राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिला, ऐसा किसी भी दल को शायद ही कभी मिला हो। बीजेपी को उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ता में आने का मौका अयोध्या आंदोलन के चलते ही मिला और अब जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह सरकार बीजेपी की है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, ऐसे में अब अयोध्या के नाम पर एक बार फिर से लोगों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। यूपी चुनावों से पहले केंद्र सरकार दिल्ली को अयोध्या से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन योजना का ऐलान कर सकती है। सरकार इसे लेकर फैसला कर चुकी है। केंद्र सरकार नई दिल्ली को यूपी के वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इससे पहले अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ऐसे में बुलेट ट्रेन से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और बड़ा बदलाव दिखेगा। साथ ही इससे राजनीतिक फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। दिल्ली से अयोध्या की 670 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरी करेगी और लगभग 2 घंटे में दिल्ली से लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। परियोजना पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बुलेट ट्रेन बहाना है, निशाने पर है यूपी विधानसभा चुनाव। बीजेपी राम के सहारे बहुसंख्यकों का वोट हासिल करने में जुटी है। अल्पसंख्यकों के वोट की उसे कोई चिंता नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी मुस्लिम नेताओं को परेशान कर रही है। क्या मोदी सरकार को मुसलमानों से नहीं है प्यार?
क्या मुस्लिम नेता को परेशान करती है सरकार? ये सवाल सियासत में इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता ने केंद्र पर मुस्लिम नेताओं को निशाने पर लेने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा है कि देश में मुस्लिम नेताओं की एक लिस्ट तैयार कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, खान ने कहा कि मेरे लोग मेरी पूंजी हैं। जब तक मैं राजनीति में हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरे लोगों को शर्म से अपने सिर झुकाने पड़ें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि ईडी के छापों ने उनके बारे में कई लोगों के मन में संदेह को दूर कर दिया है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा कि अलग अलग राज्यों के प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की एक सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रताड़ित करने के प्रयास जारी हैं। इसी साजिश के तहत मुझे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसी चीजों से डरने वाला नहीं हूं। मोदी सरकार की चाल से हर कोई वाकिफ है। ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मुसलमानों को देश से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल मुस्लिमों को परेशान करने की नीति पर काम करती है। कांग्रेस नेता ने तो पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल बातों में लोगों को फंसाना जानते हैं, वो उनके लिए काम नहीं करते। खासकर वो मुस्लिम नेताओं को दबाने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस नेता ने तो मोदी सरकार पर तीखे तीर छोड़ दिए, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इसका जवाब कैसे देती है। बीजेपी को मुस्लिमों की चिंता नहीं है। मुस्लिमों के खिलाफ छापे, उनकी गिरफ्तारी, तमाम ऐसी बातें हैं जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरती रही है। गिरफ्तारी के मामले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, खासतौर पर उन मामलों में जिनमें गिरफ्तारी ज्यादा जरूरी नहीं होती है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। अगर किसी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, तो तय मानिए कि पुलिस आरोपी व्यक्ति को जरूर गिरफ्तार करेगी। इसके बाद कोर्ट में तारीखें शुरू होंगी। आरोपी को यदि कोर्ट से जमानत मिल जाए तो ठीक, नहीं तो उसका जेल जाना तय है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा हो तो ये मानने का कोई अधिकार नहीं है कि वो फरार हो जाएगा, ये जांच को प्रभावित करेगा। हर मामले में गिरफ्तारी का एक ही तरीका नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति होती है। ऐसे में पुलिस को गिरफ्तारी का सहारा सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कानून के तहत ऐसा करने की उन्हें अनुमति है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार तब करना चाहिए जब हिरासत में जांच जरूरी हो या मामला बड़ा हो। जहां गवाहों या आरोपी को प्रभावित करने की संभावना हो तो वहां भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 170 की व्याख्या करते हुए कहा कि कोर्ट चार्जशीट को सिर्फ इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है या उसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात LAC की। लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर पिछले कुछ समय से भारत ने निर्माण गतिविधियां अचानक तेज कर दी हैं। खासतौर पर पिछले साल चीनी घुसपैठ के बाद से सरकार यहां तेजी से काम कर रही है। तेजी से रोड निर्माण का काम चल रहा है और अब सरकार रेलवे प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दे रही है। तो कैसी है सरकार की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल अप्रैल से भारत और चीन के बीच लद्दाख में तमाम जगह तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन के जवानों ने भारतीय सीमा के बड़े हिस्से में जबरदस्त कब्जा जमाने की कोशिश की। इसके बाद से दोनों ही देशों के जवान आमने सामने आ गए। 1.5 साल तक दोनों ही ओर से चली लंबी बातचीत के बाद कुछ स्थानों पर आमने सामने ये स्थिति सुलझ गई है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच भारत ने बॉर्डर पर अपने जवानों को पहुंचाने के काम में तेजी लाने के लिए सड़क निर्माण का काम तेज कर दिया है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ कनेक्टिविटी आसान करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है ताकि आसानी से जवानों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। लेह लद्दाख बॉर्डर पर रेल और रोड कनेक्टिविटी का जाल बिछाने की तैयारी की जाने लगी है। इसके मद्देनजर जोजिला टनल के समांतर जोजिला फेज 2 बनाने की योजना है। इस प्रस्ताव को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमानी के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड ने पेश किया। इसमें 2 विकल्प रखे गए हैं। पहला टनल में सिर्फ रेलवे ट्रैक बनाने का, जबकि दूसरा रेल और रोड टनल दोनों का निर्माण करना है। यह संभवतः देश की पहली टनल होगी जिसमें रेलवे ट्रैक पर ट्रेन और सड़क पर वाहन चलेंगे। विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि श्रीनगर लेह के बीच ट्रैक बनाने की योजना नहीं है। ये योजना हिमाचल के मनाली लेह वाया बिलासपुर रेलवे ट्रैक बनाने की है। इस रूट पर लगभग 40 से अधिक रेल टनल बनाई जाएंगी और ये रूट भारी बर्फबारी में भी जारी रहेगा।
गिरधर ने निगम के शीर्ष अधिकारियों से जम्मू कश्मीर कारगिल लेह परियोजना शुरू करने को लेकर रेल मंत्रालय से बात करने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद उक्त परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।